Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture of your सिलेबस। आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास एक पोर्शन हमने कवर किया है जो मेजर पोर्शन था आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, दैट वाज एंशंट हिस्ट्री का। क्योंकि एंशंट हिस्ट्री के बहुत सारे डायनास्टीज़ का हमने देखा, ठीक है। जैसे कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा, मौर्यन पीरियड देखा, पोस्ट मौर्यन देखा, गुप्ता पीरियड देखा, एंशंट में वहाँ से हमने किया है। आज जो रहेगा हमारा वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मिडवल इंडिया। तो मिडवल इंडिया में जो भी हमें आर्किटेक्चर देखने को मिलता है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मॉडर्न में जाएंगे। तो ये बिल्कुल वास्ट नहीं है, ये बिल्कुल इजी है और आप इसको रिलेट कर पाओगे अच्छे तरीके से। तो जब हम मिडवल इंडिया की बात करते हैं तो इस आर्किटेक्चर को हम नाम देते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको लिखने के लिए आ जाए मेंस में, या आपको डायरेक्टली प्री में क्वेश्चन आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं ये मिडवल आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको करना है क्या, आपको पहले समझना है एंशंट आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है। अगर यहाँ पर एंशंट इंडिया में या एंशंट आर्किटेक्चर को नाम दिया जाता था ट्राइबिएट आर्किटेक्चर, दूसरा नाम से इसको जाना जाता है। और जो हमारे पास इस्लामिक आर्किटेक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं आर्क्यूएट आर्किटेक्चर, उसको हम नाम बताते हैं। अब जब हम आर्किटेक्चर देखते हैं, जैसे कि हम टेम्पल्स को अगर देखोगे या कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा, या अगर हम एंशंट हिस्ट्री की अगर बात करेंगे, तो जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं, एंट्रेंस जब आप अंदर जाते हो, मतलब आप किसी भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी बिल्डिंग अगर आप बना रहे हो, आप अंदर जाते हो, ठीक है, एंट्रेंस पे आप होते हो, यहाँ पर आपको लेंटल्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको लेंटल मेथड एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब आप इंडो इस्लामिक की बात करोगे आपको आर्चेस देखने को मिलेंगे, ऐसे आर्च शेप। तो आर्च हमें जनरली आर्क जो होती है जनरली हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। जब हम स्ट्रक्चर की टॉप की बात करेंगे, जब हम टेम्पल पढ़ रहे थे, एंशंट इंडिया के टेम्पल्स जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, एंशंट हिस्ट्री के, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पर हमें टावर्स कुछ इस तरीके से और ऊपर से हमें सर्कल थोड़ा सा कर्व देखने को मिलता है टावर के ऊपर। तो या ऐसे स्ट्रेट भी होता था जिसको हम शिखर के नाम से जाना जाता था, या विमाना भी बोलते थे इसको। नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में आपको शिखर के नाम से जानते थे और साउथ इंडियन टेम्पल्स में इसको हम विमाना के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करेंगे, वहाँ पर ऊपर जो हमें देखने को मिलता है वो टॉम्ब हमें देखने को मिलता है। अगर कोई भी मॉस्क अगर आप देखोगे ना, आप टॉम्ब्स देखोगे, आप अगर देखोगे सिख आर्किटेक्चर देखोगे, वहाँ पर भी टॉम्ब्स वो गुरुद्वारा के ऊपर जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, सो दैट आप रिलेट कर पाओगे और आप थोड़ा सा इमेजिन अगर करोगे, आपने ये सारी स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हो रास्ते में आपने कहीं ना कहीं पर मस्जिद देखी होगी, कहीं ना कहीं पर टेम्पल आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं पर आपने गुरुद्वारा देखा होगा, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। हाँ बिल्कुल, गुरुद्वारा के ऊपर जो होता है सर्कल, ये डोम जैसा होता है, फिर ऊपर से वो ऐसे होता है वो उसको, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल विजुलाइज कर सकते हो। उसके बाद मैनीरात्स का मतलब होता है वो ऊपर जो हम बहुत ऊंचा चढ़ाते हैं ना, जैसे अगर टेम्पल पे आपने देखा होगा, ये इसमें मॉस्क में अगर आपने देखा होगा, ये हम डोम बनाते हैं, फिर ऊपर से इसको ये एक मैनीरात्स इसको बोलते हैं जनरली। ये एंशंट आर्किटेक्चर में तो हमने नहीं देखा है, ये हमने टेम्पल्स में तो नहीं देखा है, लेकिन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हमने देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम मॉस्क देखेंगे, ऊपर वो मैनीरात्स होते हैं जो बाकी बिल्डिंग से सबसे ऊंचा होता है। आ रही बात समझ, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्या होते हैं ये मैनीरात्स, से हम आगे देखेंगे। जनरली जब अजान दी जाती है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो होती है मटेरियल का यूज़ जब हम करते हैं, हम जनरली एंशंट आर्किटेक्चर में स्टोन्स का यूज़ करते थे। लेकिन जब हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे या मिडवल पीरियड में, तो क्या एवोल्यूशन देखने को मिला, यहाँ पर हमने देखा ब्रिक्स का भी यूज़ किया जाता था, मोर्टार का भी यूज़ किया जाता था, और लाइमस्टोन का भी यूज़ किया जाता था। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है एंशंट आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर में, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया। अब मिडवल इंडिया में इस्लामिक आर्किटेक्चर, अब आप बोलोगे सर मिडवल इंडिया में हम इस्लामिक आर्किटेक्चर क्यों पढ़ेंगे। मिडवल इंडिया में इस्लामिक आर्किटेक्चर इसलिए इसको नाम दिया जाता है क्योंकि मिडवल इंडिया में जब आप पढ़ते हो, आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो, आप मुगल रूल पढ़ते हो, ठीक है। अरे बात समझ, ये जो मेन इंपॉर्टेंट डायनास्टीज इंडो इसमें मिडवल इंडिया में है, ये मुस्लिम डायनास्टीज थी, ठीक है, मुस्लिम डायनास्टी, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक डायनास्टी
या आप बोल सकते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत में भी हम देखेंगे क्या क्या था, डिफरेंट डायनास्टीज, खिलजी डायनास्टी, तुगलक डायनास्टीज, सल्जुक डायनास्टी, ये सारी डायनास्टीज मुगल डायनास्टी में हम देखेंगे अलग अलग टाइम पीरियड, बाबर का टाइम पीरियड, जहांगीर का टाइम पीरियड, अकबर का टाइम पीरियड, शाहजहां का टाइम पीरियड, औरंगजेब का टाइम पीरियड, बाबर का, इसका हुमायूं का टाइम पीरियड। तो उन्होंने क्या क्या चेंज लाई हैं, किस किस टाइम पे क्या हो, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जनरल फीचर्स जो हमें इनके स्ट्रक्चर्स में देखने को मिले, इनके आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा इंडो इस्लामिक में क्या क्या है। सबसे पहले मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, आर्क और डूम, आपको मैंने पहले बोला या तो आर्क या तो डूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, क्या हम मिनारात्स को यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर जो है मिनारात्स देखने को मिल रहा था। तो मिनारात कॉन्सेप्ट जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम किस मटीरियल का यूज़ कर रहे थे जब हम कंस्ट्रक्शन करते थे, हम ग्रे स्टोन्स, रेड सैंड स्टोन्स का भी इस्तेमाल करते थे और मार्बल्स का भी यूज़ करते थे। और वाइट मार्बल, ये जनरली क्वेश्चन पूछते हैं जब हम इंडो इस्लामिक इसका क्या बोलते हैं इसको, दिल्ली सल्तनत में हम बात करेंगे, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम देखेंगे जो कम्प्लीटली प्योर वाइट मार्बल्स का बना हुआ है। आई थिंक इलाही दरवाज़ा कोई तो कोई स्ट्रक्चर है जो मुझे अब रिफ्लेक्ट हो रहा है माइंड में, वो हम आगे देखेंगे और इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। नो ह्यूमन आर आइडल स्कल्पचर, आप मुझे बोलो, क्योंकि जो भी हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करेंगे या अगर अभी भी हम बात करेंगे, क्या हम मस्जिद में कोई आइडल रखते हैं? नहीं रखते हैं। कोई इमेज रखते हैं? नहीं रखते हैं। आ रही बात समझ? तो यहाँ पर आइडल और इमेज वर्शिप देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए बोलते हैं नो ह्यूमन आर आइडल स्कल्पचर हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप एंशिएंट आर्किटेक्चर की बात करें, वहाँ पर हमें आइडल्स भी देखने को मिलते थे। रिलेट आपको करना ज़रूरी है। क्यों रिलेट करना? क्योंकि अगर आपके पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, पहले जो 7 लेक्चर्स मैंने दिए हैं, ये वाला पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये आप लिंक करते हो टॉपिक्स के साथ। और एग्जामिनर कैसे स्टेटमेंट, आपको एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, वो बताएगा आपको कंपैरिजन बिटवीन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, एंशिएंट आर्किटेक्चर या इवोल्यूशन के बारे में बताएगा। तो आप इस तरीके से फिर उसके 5-10 पॉइंट्स लिखोगे, इसके 5-10 पॉइंट्स लिखोगे, उसको सीधे समझ में आ जाएगा हाँ इसने रिलेट किया हुआ है। या एमसीक्यू में कैसे पूछा जाएगा, आपको 4 क्वेश्चन, सपोज 4 स्टेटमेंट्स पूछे जाएंगे, 2 स्टेटमेंट्स एंशिएंट आर्किटेक्चर के और 2 स्टेटमेंट्स इंडो इस्लामिक। फिर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एबो आर ट्रू ओनली फर्स्ट, फिर लिखा जाएगा 1 2 3 ऑल ऑफ द एबो या नन ऑफ द एबो, तो तब आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो मैंने आपको आइडिया दिया क्वेश्चन कैसे बन सकता है। थर्ड, फिफ्थ की बात करेंगे, फिफ्थ फीचर की बात करें, इनिशियली दिल्ली सल्तनत कन्वर्टेड हिंदू एंड जैन स्ट्रक्चर्स इनटू इस्लामिक फेथ। देखो, दिल्ली सल्तनत जो आया है ना, जब हम खिलजी डायनास्टी की बात करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे, ठीक है, या मोहम्मद बिन कासिम, उन सभी की बात करेंगे। जब दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं, उन्होंने नई कंस्ट्रक्शन नहीं की, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी गया है। उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन खुद नहीं की, जो ऑलरेडी हिंदू टेम्पल्स या हिंदू स्ट्रक्चर जो थे या जैन स्ट्रक्चर जो थे, उनको ही कन्वर्ट किया है इस्लाम में। बस कोई कंस्ट्रक्शन अगर हुई है, उसी को कन्वर्ट किया गया कि ये हम मस्जिद रखेंगे, तो वहाँ पर वो अपने तरीके से उस फेथ को अडॉप्ट कर रहे थे, इस्लामिक फेथ को। ये एक बड़ा पॉइंट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो इनिशियली स्टार्टिंग में जब दिल्ली सल्तनत आए, दिल्ली सल्तनत कन्वर्टेड हिंदू एंड जैन स्ट्रक्चर्स इंडो इस्लामिक फेथ, मेड मैसिव स्ट्रक्चर्स। और हमने क्या देखा है कि इन दिल्ली सल्तनत में हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। जब आप कहीं पर जाते हो, आप कहीं पर किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हो, कोई पुरानी बिल्डिंग होती है वहाँ पर, अगर आप जम्मू कश्मीर में भी देखोगे या आप किसी भी स्टेट में अगर जाओगे, दिल्ली में जाओगे, तो वहाँ जो दिल्ली सल्तनत के स्ट्रक्चर, वो बड़ी बड़ी हैवी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। बड़ी सी बिल्डिंग बनाए, बड़े जो वॉल्स बनाते थे, स्टोन्स का इस्तेमाल करते, बहुत सारी चीज़ों का। तो ये हम देख सकते हैं, मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाते थे। ज्योमेट्रिकल पैटर्न, डेकोरेशन, और हमें जो डेकोरेशन भी स्ट्रक्चर्स में हमें देखने को मिलेगा। कैलीग्राफी, ये एक इंपॉर्टेंट आर्ट था इनके पास, यूज्ड फॉर राइटिंग कुरानिक वर्सेस, क्योंकि कुरान के वर्सेस को लिखने के लिए कैलीग्राफी का यूज़ किया जाता था। और जब हम दीवार्स देखते थे, उन वॉल्स के ऊपर कुरानिक वर्सेस हमें देखने को मिलता जा रहा है। अगर आप अभी भी मस्जिद में जाओगे, मस्जिद के अंदर आप जाते हो, तो सामने जो होती है, जिस साइड आप फेस करते हो, जिस साइड आप नमाज पढ़ते हो, तो वहाँ पर दीवार के ऊपर लिखा होता है, जो है कुरानिक वर्सेस होती है, ठीक है। तो उस टाइम कैलीग्राफी का यूज़ किया जाता था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको बोलते थे जनरली कूफा के नाम से इसको जाना जाता था। आपको क्वेश्चन बने कूफा इज रिलेटेड टू, आपको बोलना है ये कैलीग्राफी या कुरानिक वर्सेस के साथ रिलेटेड था, ठीक है।
एक और टेक्निक जो हमें देखने को मिल रही थी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, उसको बोलता है अराबेस्क्यू टेक्निक। अराबेस्क्यू टेक्निक का मतलब, ठीक है, एक प्लांट बनाया जाता था, जैसे प्लांट होता ना उसको बनाया, जैसे कि प्लांट का मैंने स्टेम बना लिया, ठीक है। इसमें क्या किया जाता था, डेकोरेशन की जाती थी। जैसे यहाँ पर मैंने ब्रांचेस बनाए, यहाँ पर मैंने ये ब्रांचेस बना लिए ऐसे ऐसे, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोई डॉट बना लूँगा, कलरफुल डॉट, या कोई गोल्ड लगा लूँगा या और कोई चीज़ लगा लूँगा यहाँ पर, सो दैट ये अलग अलग कलर के मैं लगाऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ सो दैट आप इसको रिलेट कर पाओगे। यहाँ से मैंने ये बना लिया, यहाँ से ये डॉट बना लिया, मतलब ये डेकोरेट मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको और एक्सटेंड करता हूँ, और आगे मैं इसको और यहाँ से एक और यहाँ से एक और यहाँ से एक और बना लूँगा। तो दैट मीन्स ये आप देखो, ये एक प्लांट का पैटर्न है। प्लांट में क्या होते हैं, ब्रांचेस होती है, प्लांट में लीव्स होते हैं, प्लांट में स्टेम होता है। इन पैटर्न्स को बनाया जाता था, किस लिए, सिर्फ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, सजाने के लिए, एक अच्छा सा बनाने के लिए कि हाँ। तो इसी को हम नाम बोलते हैं अराबेस्क्यू। तो क्वेश्चन आपका बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी अबाउट अराबेस्क्यू, या अराबेस्क्यू मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको आइडिया दिया है डेकोरेशन के रिलेटेड, और प्लांट पैटर्न आपको बोलना है। कैलीग्राफी आपको क्या बोलना है, यहाँ पर कुरानिक वर्सेस लिखते थे, राइटिंग, कैलीग्राफी राइटिंग के रिगार्डिंग है। और कूफा जो है ये कुरानिक वर्सेस को लिखा जाता था। फिर पेट्रा ड्यूरा टेक्निक की बात करेंगे। पेट्रा ड्यूरा टेक्निक, ये 3 पे ज़्यादा मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली टर्म्स पूछी गई है। क्योंकि मिडिल इंडिया में क्या किया जाता है, मिडिल इंडिया में एग्जामिनर का माइंड कहाँ जाता है, एग्जामिनर का माइंड वो कहीं पर आपको एक ऐसी टर्म दे देगा, बोलेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म यूज्ड इन मिडवल एज में। तो इस टर्म का नाम आप बताओ। जैसे बाली का यूज़ किया जाता है, BALI, बाली। बाली का मतलब क्या है, ये टैक्स होता है, आया समझ, ये टैक्स इनवॉलेंट्री टैक्स होता है। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, ये टैक्स होता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का आगे हम देखेंगे उनको इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। मनसबदार, मनसब, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनसबदार। फिर नीचे ऑप्शन 4 होते हैं। मनसबदार क्या होता है, ये रैंक होते हैं, मनसब मीनस रैंक। तो ये लैंग्वेज उस टाइम की, और उस हिसाब से फिर क्वेश्चन जो बनाया जाता था। तो आपका कैलीग्राफी भी हो गया, आपका कूफा भी हो गया, आपका अरेबेस्क भी हो गया, आपका पेट्रा ड्यूरा टेक्निक। अब देखो पेट्रा ड्यूरा मैं बताऊंगा। पेट्रा ड्यूरा टेक्निक इन विच प्रीशियस, सेमी प्रीशियस एंड कलर्ड मार्बल्स पेस्टेड ऑन वॉल। जैसे ये कोई दीवार बनाई है, इस दीवार के ऊपर क्या करते थे, इस दीवार के ऊपर ये इनकी दीवार के ऊपर क्या होता था, यहाँ पर मार्बल्स लगाए जाते थे। ये आप देखो, यहाँ पर ये मैंने एक मार्बल लगाई, यहाँ पर दूसरी मार्बल, यहाँ पर तीसरी मार्बल, ये मार्बल सपोज मैं लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता था, इन मार्बल्स पे यहाँ पर ये प्रीशियस, सेमी प्रीशियस या कलर्ड मार्बल्स लगाते, बहुत महंगे महंगे मार्बल्स का ये इस्तेमाल करते थे, जिसको ये पेट्रा ड्यूरा टेक्निक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आया समझ। मैंने एंशिएंट इंडिया में आपको बोला था कि जब ब्रोंज स्कल्पचर बनाया जाता था, किसका क्या नाम, उसको डांसिंग गर्ल का, मोहनजोदारो में, वहाँ पर एक टेक्निक जिसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। वैक्स होता है, उसको लॉस्ट किया जाता है। लॉस्ट मतलब होता है जब उसको हीट अप करोगे तो वो मेल्ट हो जाता है। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक वहाँ पर मैंने यूज़ किया था। और यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको पेट्रा ड्यूरा टेक्निक जो होती है, ये होता है जब हम प्रीशियस या सेमी प्रीशियस मार्बल्स या स्टोन्स का आप यूज़ करते हो दीवार के ऊपर। ये हो गया प्रेजेंस ऑफ इंट्रिकेट, ठीक है, जाली वर्क इन बिल्डिंग्स। जब हम बिल्डिंग बनाते थे और हम सपोज यहाँ पर हमने कोई खिड़की रखी है, हम तो आज खिड़की रखते हैं, ठीक है, विंडो रखते हैं, या कोई यहाँ पर ओपन स्पेस रखते हैं, जिससे क्या होती है, वेंटिलेशन अंदर आती है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, या लाइट आ जाती है। तो उस टाइम पे क्या करते थे, ये जाली वर्क करते थे। जाली वर्क मतलब हो गया, यहाँ पर इसको ओपन किया और यहाँ पर कोई जाली लगा ली, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ये मैं यहाँ पर ये जाली बना रहा हूँ, आ रही बात समझ। तो जाली वर्क का यूज़ होता था एंशिएंट इसमें, मुगल आर्किटेक्चर आप नहीं बोलो, आप बोलो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखने को। अब क्वेश्चन है, इस जाली वर्क का यूज़ क्यों किया जाता था, इसका क्या पर्पस, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। इस जाली से क्या आ सकता था, आप बोल सकते हैं तो वेंटिलेशन भी होती थी, सनलाइट भी बिल्डिंग के अंदर हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज क्रिएटेड फाउंटेन्स, वाटर पूल्स, स्मॉल ड्रेन्स अराउंड बिल्डिंग्स फॉर कूलिंग पर्पस, फॉर एस्थेटिक ब्यूटी। डेफिनेटली अगर आप देखोगे जामिया मस्जिद दिल्ली में जाओगे आप, यहाँ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे दिल्ली में जनरली आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा। आप या शालीमार बाग में जाओ, अब जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे जो है मुगल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप देखोगे उनकी बिल्डिंग्स के सामने आपको क्या देखने को मिल रहा था, फाउंटेन देखने, पूल्स देखने को मिलेंगे, वाटर पूल्स, फाउंटेन जो वो फव्वारे उठते हैं जहाँ से पानी गिरता है, जिसके साथ में आप पिक्स फिट उठाते हो जब पिकनिक पे जाते हो, ठीक है। ये बिल्डिंग इनकी होती है और बिल्डिंग के अराउंड में, सो दैट इनको क्या लगता था, एक ब्यूटीफुल वो नज़ारा देखने को मिल रहा था, ठीक है। और ये जनरली इस पर्पज़ के लिए
लिए भी बनाया जाता था, जो वाटर पूल्स या फाउंटेन्स कूलिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि अगर पानी आसपास होता है ना बिल्डिंग के आसपास, तो बिल्डिंग ठंडी रहती है, वहाँ वो कूलनेस आप फील कर पाते हो। अरे बात समझ। और दूसरा खूबसूरती भी बढ़ाने के लिए, एस्थेटिक ब्यूटी के लिए, ये भी एस्थेटिक ब्यूटी के लिए भी ये हमें देखने को मिलता है। तो बिल्डिंग की खूबसूरती भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है दैट इज प्लांट गार्डन्स अराउंड देयर बिल्डिंग्स। ये अगर कोई भी बिल्डिंग इन्होंने बनाई है और बिल्डिंग के आसपास ये क्या करते थे, गार्डन्स बनाते थे। यहाँ पर बना लिया एक गार्डन, यहाँ पर एक गार्डन बना लिया, यहाँ पर आगे भी गार्डन, पीछे भी गार्डन, साइड में भी गार्डन। उससे क्या होता था, ये जनरली हमें मुगल पीरियड्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे, चार बाग हमें देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी, क्लियर हो गया। आप देख सकते हो इस छोटे से पेज में, ठीक है, एक पेज में मैंने बहुत सारा कंटेंट दिया, मैंने सारा ये एक्सप्लेन किया है। ये छोटे छोटे टर्म्स मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, स्पेलिंग में मैंने ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा लिखता गया हूँ, सो दैट कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आ जाए, सो दैट रिवीजन करने में आपका ईजी होगा। मैंने सारे पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जनरल फीचर्स थे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। अब हमें डायनास्टी के हिसाब से आगे एक एक करके देखना है। देखो, सबसे पहले डायनास्टी की जब हम बात करते हैं, हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, दिल्ली सुल्तान के बारे में जिसको बोलते हैं आप। इसमें हम देखेंगे एक होते हैं इंपीरियल डायनास्टीज और दूसरा होता है प्रोविंशियल की बात करेंगे। अरे बात समझ। इंपीरियल में हम सबसे पहले देखेंगे स्लेव डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी, सईद डायनास्टी और लोधी डायनास्टी। ये एज इट इज ऑर्डर में याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले डायनास्टी कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सा आया, और स्लेव और तुगलक, लोधी। अब याद कैसे रखना है, आप सीधे रखो SKT SL याद रखोगे। देखो, S और S पहले पे है, S थर्ड पे, फोर्थ पे। हमारी बात समझ। S पहले है और S फोर्थ पे। पहला वाला S जो है दैट इज स्लेव्स, और फोर्थ वाला S जो है दैट इज सईद। तो फिर क्या करना है, KT आप सीधे याद रखो, SKT, ठीक है। SKT आप याद रखो, S लास्ट पे L आ जाएगा, तो लोधी डायनेस्टी। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं, स्लेव खेल रहा था, ठीक है, किसके साथ, तुगलक के साथ खेल रहा था। फिर अचानक से क्या हो गया, सईद आ गया और उसने उसको जो है मार दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते, कुछ भी करके इसको एज इट इज याद रखना, क्योंकि मैंने इसीलिए इस ऑर्डर में लिखा है। आपका ये काम भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछते हैं दिल्ली सल्तनत के ऊपर, तो आपको बोलना है कि ये इसका क्रोनोलॉजी है, ये इसका सीक्वेंस है, पहले कौन डायनास्टी फिर कौन सी डायनास्टी। प्रोविंशियल में ये प्रोविंशियल लेवल पे होता है, रीजनल लेवल पे, जो आप देख रहे हो, बंगाल आर्ट, जौनपुर आर्ट, मालवा आर्ट, बीजापुर आर्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हमें हर जगह पर देखने कहाँ पर किसने क्या बनाया है। जैसे हम देखते थे नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में, साउथ इंडियन टेम्पल्स में किसने बनाया, क्यों बनाया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर हम बात करेंगे स्लेव डायनास्टी, मैंने D का मतलब डायनास्टी शॉर्ट में, ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। आर्ट ऑफ स्लेव डायनास्टी, इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इनको दूसरे नाम से जाना जाता है मामलुक डायनास्टी। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टी इज नोन एज स्लेव डायनास्टी, आपको बोलना मामलुक डायनास्टी। Initially converted already existing Hindu and Jain premise into Islamic architecture। इन्होंने क्या किया है, पहले जो भी इस्लामिक क्या था, जो हिंदू स्ट्रक्चर्स जो थे या जैन स्ट्रक्चर जो थे या जैन प्रेमाइस जो थी, उनको कन्वर्ट किया गया इस्लामिक आर्किटेक्चर में। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसमें इंट्रोड्यूस क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड मेनेर आर्ट्स, इन्होंने मेनेर आर्ट्स बनाए। क्योंकि अगर आप देखोगे जो एंशंट आर्किटेक्चर, वहाँ पर मेनेर आर्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मेनेर आर्ट्स का कॉन्सेप्ट किन्होंने डाला, आपको बोलना स्लेव डायनास्टी डाला, तो दिल्ली सल्तनत में, लेकिन किस डायनास्टी ने स्टार्ट किया है, आपको बोलना है स्लेव डायनास्टी। इसको स्लेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्लेव्स थे और फिर ये रूलर्स बन गए। पहले ये स्लेव्स थे और उसके बाद जो है ये रूलर्स बने। और जब आप मिडल इंडिया पढ़ते हो, तो वहाँ पर आप क्या पढ़ते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक की आप बात करते हो, ठीक है, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी की बात करेंगे, फिर ऐबक की बात करते हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन सा जो आर्किटेक्चर हैं जो स्लेव डायनेस्टी में हमें देखने को मिलते हैं। इलाही दीन का जोपरा, क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्किटेक्चर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इलाही दीन का जोपरा अजमेर में है। कुतुब मीनार, ये आपको याद रखना, ये भी स्लेव डायनेस्टी का है। क्रिएटेड इन द मेमोरी ऑफ, इसको क्यों किसके नाम पे क्रिएट किया गया, आप बोल सकते किसकी याद में क्रिएट किया गया, एक सूफी सेंट का, बख्तियार कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसका नाम था। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है इसमें, कम कंटेंट नहीं है इसमें। दो चीज़ें मैंने बोला, ना तो एक्स्ट्रा है ना तो कम है। इसमें वो कंटेंट है जो एग्जाम ओरिएंटेड आपको लिखना ही है। आप नहीं, इसके बगैर क्वेश्चन बन कंप्लीट नहीं होगा। ये आपको लिखना है और एमसीक्यू में डायरेक्टली स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। लिखने के लिए आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि आपको 200 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है या 150 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। और आपको फिर यहाँ पूछा जाएगा, आपको एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, या एवोल्यूशन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंट डायनास्टीज़ के बारे में पूछा जाएगा, क्या क्या किस किस डायनास्टी में क्या क्या हुआ। आप इसको एलाबोरेट जितना भी मर्जी उसको कर सकते हो। सेकंड जो है दैट इज़ खिलजी डायनास्टी। खिलजी डायनास्टी का दूसरा नाम दैट इज सल्जुक। सल्जुक आपने पढ़ा होगा, सल्जुक डायनास्टी। इन दिस पीरियड इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ रेड सैंडस्टोन्स। इस पीरियड में इन्होंने रेड सैंडस्टोन्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया। यहाँ पर इन्होंने रेड सैंडस्टोन्स का यूज़ ज़्यादा किया। ट्रू आर्क इन्होंने बनाई, मतलब जो एक्चुअल आर्क जो थी उन्होंने इसने इंट्रोड्यूस किया। डोम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। देखो ऊपर यहाँ पर मैनी राड्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन खिलजी डायनास्टी में ट्रू आर्क क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट। ट्रू आर्क किसने यूज किया? खिलजीज ने। डोम स्ट्रक्चर्स में डोम को इंट्रोड्यूस किया गया स्ट्रक्चर्स के अंदर। ऐसी कोई एग्जांपल हैं जो हमें खिलजी डायनास्टी में हमें देखने को मिलता है? कोई आर्किटेक्चर, इलाही दरवाज़ा, याद रखना इलाही दरवाज़ा यहाँ पर था। अराही दीन का जोपरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं खिलजी डायनास्टी में? इलाही दरवाज़ा, ठीक है। सिरी फोर्ट, याद रखना सिरी फोर्ट इन 1304, याद रखना था टाइम पीरियड एज इट इज़। अलाउद्दीन खिलजी लेड फाउंडेशन ऑफ वन ऑफ द प्रिकर्सर सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में एक सिटी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है सिरी, और ये इंपॉर्टेंट है, ये अलाउद्दीन खिलजी। जब हम मिडिवल में पढ़ोगे तो वहाँ पर हमें रूलर्स का नाम ज़रूरी पढ़ना है, बट अभी आप सिर्फ इतना याद रखोगे किस डायनास्टी में कौन सा आर्किटेक्चर आया है। तुगलक डायनास्टी की बात करेंगे। तुगलक को बोला जाता था क्राइसिस पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पर क्राइसिस हमें देखने को मिलती है, आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। इसको क्राइसिस पीरियड आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स उस तरीके से नहीं बना, इनको डर था कि स्ट्रक्चर टूट ना जाए या बाकी। अगर इनको डर था कि स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ कम है, अब ये किस चीज़ के ऊपर काम करेंगे? ये काम करेंगे स्ट्रक्चर्स को, कोशिश करेंगे स्ट्रॉन्ग वाली स्ट्रक्चर्स बनाए, मतलब स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा? क्राइसिस पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पर नया नया कुछ नहीं ज़्यादातर बनाया गया, ज़्यादातर उन्हें फोकस किया बिकॉज रूलर्स वेर फेयरफुल ऑफ वीक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये वीक स्ट्रक्चर्स से काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे, आप ये बोल सकते फेयरफुल थे। देयरफॉर फोकस्ड ऑन रेजिलिएंट एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स। तो इन्होंने बिल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अर्थ प्रोन एरिया में आप हो, उस अर्थ प्रोन एरिया में आप ज़्यादा ध्यान किस चीज़ को दे दोगे? आपको दे दोगे कि हम अर्थ प्रोन एरिया में अगर रहते हैं हमारी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो। जैसे जम्मू एंड कश्मीर अर्थ प्रोन एरिया में आ जाता है। क्यों? हिमालयन रीजन का पार्ट है, ठीक है, हिमालयन रीजन के अराउंड हम रहते हैं। और आपको पता है हिमालयन रीजन ये जो है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। क्यों अर्थक्वेक प्रोन एरिया है? क्योंकि जो हमारे पास नॉर्थ इंडियन प्लेट जो है और यूरेशियन प्लेट जो है, ये यहाँ पर इनका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया और यहाँ पर क्या होगा? प्लेट टेक्टोनिक्स जिसको बोलते हो। अब यहाँ पर अगर देखोगे एक प्लेट आ गया नॉर्दर्न प्लेट और यहाँ यूरेशियन प्लेट, तो ये यहाँ से टकरा गए, फिर हिमालयाज बने, मतलब वी आर ऑन, हम अर्थक्वेक प्रोन एरिया में है। तो हम कोशिश करेंगे सिर्फ हम एक ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे कोई वीक स्ट्रक्चर, हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, हम स्ट्रेंथ को ध्यान रखेंगे। तो सेम यहाँ पर भी था, इन्होंने फोकस किया स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अब स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो, आप कोशिश क्या करोगे? अगर ये आप स्लैब बनाते हो, आप कोशिश आप पिलर्स कुछ ऐसे बनाओगे या आप प्रेफरेंस दे दोगे थोड़ा सा कुछ पिलर्स हम इस तरीके से बनाएंगे। आप स्लांट इसको देते हो, थोड़ा सा इसको स्लांट देते हो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट इसको मिले। यहाँ पर अगर देखो सपोर्ट कम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर सपोर्ट अच्छे से देखने को मिलता है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि रेजिलेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम दीवार स्ट्रेट नहीं रखेंगे, हम दीवार को क्या करेंगे? थोड़ा सा स्लांट दे देंगे, थोड़ा सा इसको स्लोप को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा गया, वॉल्स स्लांटेड एंड कंक्रीट एट द बेस। बेस पे कंक्रीट बनाया जाता है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में घर बनाते हैं ना, हम कंक्रीट डालते हैं, हम फाउंडेशन डालते हैं, हम आरसीसी डालते हैं, हम राफ्ट्स डालते हैं, ठीक है, सो दैट हमारे स्ट्रक्चर रेजिलिएंट बन जाए। ऐसी कोई एग्जांपल आप बताओ तुगलक डायनास्टी का। तुगलक क्रिएटेड 3 प्रिकर्सर सिटीज इन दिल्ली।
तुगलक ने दिल्ली में 3 सिटीज बनाई। तुगलक आबाद किसने बनाया है? गयासुद्दीन तुगलक। जहां पना तुसी ग्रेट हो, आपने देखी होगी ना 3 इडियट्स की मूवी, वही वाला जहां पना मोहम्मद बिन तुगलक। देखो मैंने लिखा मोहम्मद, फिर बिन तुगलक बीटी हो गया। फिरोज शाह तुगलक, आप बोल सकते फिरोज शाह कोटला, आपने देखा होगा फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, ठीक है। तो ये तुगलक्स के साथ रिलेट है। नो रेड सैंडस्टोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेड सैंडस्टोन्स का यूज़ नहीं करते थे। यहाँ पर अगर आप देखो खिलजीज ने रेड सैंडस्टोन्स के ऊपर फोकस किया, रिलेट करना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, इजीली अवेलेबल, चीपर देन द रेड सैंडस्टोन्स, ठीक है, बट यूज ग्रे सैंड। देखो ये रेड सैंडस्टोन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि इनके पास ग्रे सैंडस्टोन इजीली अवेलेबल होता था उस टाइम पे, और कॉस्ट भी इसका कम होता था। तो ये प्रेफर किस चीज़ को करते? ग्रे सैंडस्टोन्स को ये प्रेफर करते थे। सईद्स की बात करेंगे, इंट्रोड्यूस्ड ब्लू एनेबल्ड टाइल्स इन इंडिया, इन्होंने टाइल्स का इंट्रोड्यूस किया है। और कौन सी टाइल्स? ब्लू, ये आपको याद रखना है। आल्सो स्टार्टेड गुलदस्ता फॉर्म ऑफ डेकोरेशन। गुलदस्ता फॉर्म ऑफ डेकोरेशन का मतलब होता है ये कोई ऐसा ले लिया, ये वाली चीज़ ले ली, और ये सपोज ये एक वेसल आप बोल सकते हैं, या कोई भी बर्तन आप बोल सकते हैं, या कोई भी आप पॉट आप बोल सकते हो, और इसमें क्या करना शुरू कर दिया इन्होंने, अब यहाँ पर फ्लावर्स रखने शुरू कर दिए। ये फ्लावर्स रख रहे थे इसके अंदर, अरे गुलदस्ता फॉर्म ऑफ डेकोरेशन, वो डायरेक्टली बनता है गुलदस्ता फॉर्म ऑफ डेकोरेशन। सईद्स ने इंट्रोड्यूस किया, इससे पहले हमने नहीं पढ़ा कहीं पर, अब यहाँ पर सईद्स का याद रखना है, ठीक है। रेड सैंडस्टोन्स किन्होंने किया है वो भी आपको बताया है। फिर लास्ट में कौन आता है? लोधीज। अब देखो हम लोधीज पे आ गए, बस इतना ही आपको पढ़ना है। ये जो हम डायनास्टीज को डिटेल में जब हम पढ़ते हैं, ये इसका इनका टाइम पीरियड मिडिवल इंडिया में देखते हैं। इनका इकोनॉमी क्या था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, इनका मिलिट्री क्या था, उनका टैक्स क्या था, उनका एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, ये आर्मी के साथ कैसे डील करते थे, ये ट्रेड किस तरीके से करते, ये कौन सी करेंसी का यूज़ करते, इनके ऑफिशियल्स का नाम क्या होता था, वो वहाँ पर हमें देख। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हमारा फोकस है, ठीक है। फिर लोधी डायनेस्टी की बात करेंगे, यहाँ पर डोम तो ये बना रहे थे, लेकिन डबल डोम, डोम के ऊपर डोम, आपने देखा होगा अगर हम नेट पे भी जाओगे, कोई ऐसे स्ट्रक्चर देखो डोम के ऊपर डोम, ये एक डोम बनाया, ऊपर से एक और डोम बनाया, ऊपर से एक और डोम बनाया। शायद आई थिंक जो दरगाह जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के साइड में, वहाँ पर उसके ऊपर डबल डोम है, मुझे पूरा अभी माइंड में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट आई थिंक डबल डोम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्रोड्यूस्ड डबल डोम ये इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस्ड वरेंडा सिस्टम, ये वरेंडा भी बनाया इसको, ठीक है, वरेंडा सिस्टम बनाया। जो बिल्डिंग हम बनाते हैं ना, बिल्डिंग हम बनाती है, हमने बिल्डिंग बनाई, फिर हम साइड में इसको बाहर ये स्पेस निकालते हैं, ठीक है, ये स्पेस बाहर निकाल, इसको बोलते हैं वरेंडा सिस्टम। तो वरेंडा सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। डबल डोम, तो डबल डोम को टिक करना है, वरेंडा को टिक करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन्स अराउंड द बिल्डिंग, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आप देखोगे ना, ये गार्डन्स भी बनाते थे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, मुगल्स तो बना रहे थे, लेकिन मुगल से पहले इंडिया में क्या नाम है इसको, दिल्ली सल्तनत था, तो गार्डन जो है वो पहले लोधीज ने, सबसे पहले लोधीज ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये भी क्वेश्चन है, गार्डन्स अराउंड द बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग बना ली, इसके अराउंड गार्डन भी बना ले। एग्जांपल आप बताओ लोधी डायनेस्टी का, लोधी टॉम और लोधी गार्डन हमें देखने को मिलता है। समझ आ गया? डिफरेंशिएट कर पाओगे? ठीक है, ये मैंने आपको सारा बताया। कल हम स्टार्ट करेंगे, हम प्रोविंशियल आर्ट को ख़त्म करेंगे, और ये क्योंकि ये छोटा है प्रोविंशियल आर्ट, और हम स्टार्ट करेंगे मुगल आर्किटेक्चर, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मथुरा, ये वृंदावन टेम्पल, किस तरीके से मुगल्स ने अकबर का टाइम पीरियड जब आप पढ़ते हो, उसका वो किस तरीके से क्रूअल था, जब उसके खिलाफ उसको पता चला कि उलमाज और लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, फिर उन उलमाज को उसने बोट में बिठाकर बोट को फिर बोला कि उनको आप कहीं और चले जाओ, फिर जमुना रिवर के थ्रू उनको लेकर गए बोट में। फिर अकबर ने एक ऑफिशियल को साथ भेजा था, उसने बोट को होल किया और बोट में वो डूब गए फिर वहाँ पर, ठीक है। किस तरीके से उसने सारे मॉस्क्स को बंद करवा दिया। तो या आप बोल सकते हो किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अकबर के टाइम पे हुई है जो जनरली हम स्किप करते हैं, बट अगर हम जो ही हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर ख़त्म करेंगे, फिर जब एंशिएंट पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे अकबर की क्रूएलिटी को भी हम थोड़ा सा देखना ज़रूरी, उसके पॉलिसीज़ के ऊपर, और उसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो भी हम देखेंगे। राजपूत पॉलिसी उसकी क्या थी, ठीक है, उसका ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ दीन इलाही का कॉन्सेप्ट क्या था, राजमानामा क्या था महाभारत के ऊपर, ट्रांसलेशन क्यों कराई उसने बाकी चीज़ों को, बाकी बुक्स को
क्यों ट्रांसलेट करवाया उसने, ऐसा क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अकबर का टाइम पीरियड या बाकी रूलर्स का भी टाइम पीरियड किसने क्या किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। में अगर आपको सेशन अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे। अगर अभी आप जो आने वाले एग्ज़ाम्स में हैं या जो आप अभी प्रिपेयर करो, ये आपको हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। ये कंटेंट ये चेंज नहीं होता है, इसके ऊपर अगर जितना आप काम करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।